साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। और जो चैप्टर चल रहा था समान विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में पाचन अंगों को तथा पाचन ग्रंथियों को हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे पाचन ग्रंथि के अंतर्गत जो पैनक्रियाज का दूसरा सेक्शन है उसकी बात। उसके पहले आप लोगों के लिए जो हमने कल कहा था कि बिहार एसआई की बड़ी वैकेंसी आई है, साथ ही सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी और 66 बीपीएससी भी। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए हम अलग से तीनों एग्जाम का फॉर्मेट हम बनाएंगे। बीपीएससी के बारे में पीटी का पहले बना चुके हैं, दरोगा पीटी का और मेंस का भी एक वीडियो हम बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे आपके सामने, जिससे आप बिल्कुल आसानी से रोड मैप के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो सुविधा मिलेगी नवजीवन कैंपस के जो टीम है उसके द्वारा ऑनलाइन क्लास से और ऑफलाइन क्लास से। जब तक ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन चलता रहेगा और जब ऑफलाइन खुलेगा तो ऑफलाइन भी क्लासेज बैचेज किए जाएंगे और इसके तहत आपको पूरा समग्र अध्ययन कराया जाएगा, मटेरियल्स और जो भी कंटेंट्स होगा जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। दूसरा कि कुछ हम जो दूर दराज के लोग हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। बीपीएससी का पीटी का ऑलरेडी उपलब्ध है और बिहार दरोगा के लिए अलग से एक मटेरियल हम लोग प्रिपेयर करें जो बहुत जल्दी आप लोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। पहले से ही बहुत सारे बुक्स इस टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही उपयोगी है, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे का प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए कि हम आगे जो एग्जाम होने वाला है उसको हम पूरी तरह से तैयारी करें, उसमें चूके नहीं, अपने तैयारी को मुकम्मल एक अंजाम तक पहुंचा सकें, किसी भी तरह की गलती ना हो, कोई चूक ना हो जाए, हमारे तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। इन सब को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन को आज से अभी से शुरू कीजिए। कल पर कोई काम मत टालिए। हम हमेशा ये प्लान करते हैं, ये काम करेंगे और हर दिन वो प्लान को आगे दिन पर टालते रहते और इस तरह से धीरे धीरे वो प्लान हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें। जो भी योजना बनाएं उस योजना को इंप्लीमेंट करने का, पूरा करने का पूरा प्रयास करें, उसमें कोई भी ढिलाई या किसी भी तरह का लापरवाही ना बरते। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पैनक्रियाज के फंक्शन की बात, जो कार्य पैनक्रियाज करता ग्नास है उसी का हम एक सेक्शन देख चुके थे और हमने कहा था कि पैनक्रियाज का दो पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे इंडोक्राइन पार्ट, अंतःस्रावी भाग, जिसका नाम था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हम बता चुके थे। अब यहां ध्यान रखना, हमने कहा था कि इंडोक्राइन पार्ट्स में 3 तरह की कोशिकाएं होती है। सबको याद रहना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला सेल जो है उसका नाम है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल। चूंकि ये इंडोक्राइन पार्ट है तो हमने पूछा था और बताया था कि इंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है, तो एक विशेष द्रव्य बनाता है जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो इंडोक्राइन पार्ट जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसका काम है हार्मोन बनाना। और हार्मोन चूंकि 3 तरह का फॉर्मेशन होता है इसलिए 3 अलग अलग कोशिकाएं काम करती है, ये सब बता चुके हैं। तो अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। और ये तीनों हार्मोन हमारे जीवन के बहुत उपयोगी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। जो शरीर में क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करना ही इन तीनों हार्मोन का काम। अब इस मेटाबॉलिज्म को देखेंगे तो जो हमने कहा था कि तीनों का मिलकर फंक्शन क्या है, तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना। तो कंट्रोल करना है किसको? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को। क्या करना है? तो नियंत्रित करना। नियंत्रित करना का मतलब होता है कि एक लिमिटेशन में रहे, न बढ़े न घटे, हमने कहा था। और ध्यान रखना है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल एक एडल्ट हेल्दी पर्सन का, एक वयस्क व्यक्ति जो स्वस्थ हो, समान जीवन जी रहा हो, किसी तरह का उसको कोई बीमारी नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति में ब्लड जो होता है उसमें 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में होना चाहिए। तो 100 ml ब्लड निकाला जाए और उसके ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम अगर ग्लूकोज है
तो माना जाता है कि वो व्यक्ति में ब्लड ग्लूकोज लेवल एक अच्छे स्तर में है, नियंत्रित स्तर में है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। हमने कहा था कि ऐसा कंपोनेंट्स है जो सिर्फ ग्लूकोज देखने में लगता है लेकिन बहुत ही शरीर के और हमारे जीवन को दिशा देने में, स्वस्थ रूप में जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के बारे में हमने कहा था कि कभी कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अप और डाउन होता है, नॉर्मल प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, कि जब हम भोजन ज्यादा लेते हैं, जिस समय भोजन लेते हैं उस समय ब्लड में ग्लूकोज लेकर चेक करेंगे वो ज्यादा मिलेगा, तो नॉर्मल से इससे ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मल से ब्लड ग्लूकोज लेवल का लेवल ऊपर चला जाए तो उस घटना को कहते हैं क्या, जल्दी बताएं। तो जब ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में गिरने लगे तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। सब बताया गया। और ये दोनों ही कंडीशन ना आए, इसी के लिए तीनों की भूमिका जो हमने बताया था। तो हमने कहा कि जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज कहाँ है, ब्लड में है। अगर ब्लड में ज्यादा होने लगेगा तो यहां पर बीटा सेल एक्टिव होता है और बीटा सेल एक्टिव होकर के इंसुलिन बनाता है और वही इंसुलिन यहां फंक्शन करता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करके उसको स्टोर किया जाता है कहां, लीवर में। तो यही पहला पार्ट है, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है बीटा सेल का। दूसरा हमने कहा था कि जब आदमी कोई भोजन न ले, उपवास करे, किसी भी कारण से शरीर को ग्लूकोज ना मिले, कार्बोहाइड्रेट ना मिले जो कि एनर्जी का स्रोत है, तो उस स्थिति में शरीर काम करता है और तब ये हमारा अल्फा सेल एक्टिव हो जाता है। किसका, पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का अल्फा सेल एक्टिव होगा और हार्मोन बनाएगा ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन हार्मोन बनेगा और जो ग्लाइकोजेन लीवर में जमा हुआ था वही लीवर से चेंज होगा और इस ग्लूकागोन हार्मोन की मदद से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और यही सर्किल ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा जिसमें हमारे जीवन को संचालित करने की क्षमता है। इसी से जीवन एक समुचित रूप में, नियंत्रित रूप में चलती रहती है, किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन हमने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति में बीटा सेल एबनॉर्मल हो जाए और इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाए किसी भी कारण से, वो जेनेटिकल कारण हो, हमारे लाइफ में कोई जीवन शैली में प्रॉब्लम हो, भोजन के तरीके में प्रॉब्लम हो, तो इस स्थिति में अगर इंसुलिन काम करना बंद कर दिया तो निश्चित तौर पर ये जो फंक्शन है ये बंद हो जाएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होना। और जैसे ही बंद होगा तो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है वो ब्लड में क्या होगा, स्टोर होता रहेगा। और जब ब्लड में स्टोर हो जाएगा तो इसी सिचुएशन को हमने कहा था एक गंभीर बीमारी के रूप में देखते हैं जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जब बीटा सेल कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है तो इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है, इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती है, परिणाम स्वरूप एक बीमारी हो जाता है जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। तो इतना हम बता चुके थे डायबिटीज मेलाइटस की बात। क्या कारण हुआ, तो कारण एक ही है कि बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन न होना, और इंसुलिन का फॉर्मेशन न होने से क्या बंद हो गया, तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया रुक गई। तो अब आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजेनेसिस कहते किसको हैं, तो क्या कहेंगे, तो हमने कहा था पिछले क्लास में कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ ग्लूकोज था और इंसुलिन की मदद से क्या बन गया, ग्लाइकोजेन बन गया। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन बनना ही ग्लाइकोजेनेसिस है और एक क्रिया रुक जाती है जब बीटा सेल इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो इतना चीज पहले आपको बताया गया था।
अब आगे चलते हैं तो ध्यान रखना है, हमने कहा कि ये एक गंभीर बीमारी है और ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत चिंता का बात है कि भारत में जो हमारा जीवन चल रहा है, जो जनरेशन आ रहे हैं, उनमें काम करने की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। और वैसा काम जो फिजिकल काम, सभी लोग जॉब चाहते हैं, ऑफिस काम वर्क करना चाहते हैं, और ऑफिस में भी जॉब लग जाए तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। वहां भी जाकर के समय किसी भी तरह से 10 से 5 कट जाए, महीने के लास्ट में सैलरी आ जाए, जिम्मेवारी से सब भागते रहते हैं। यहां की स्थिति है कि यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी एम्प्लॉय हैं, वो छुट्टी नहीं मिलने के कारण, वर्किंग डे कम होने के लिए हमेशा हड़ताल किए रहते हैं, और जितना दिन छुट्टी हो जाए उतना दिन बहुत इंजॉय करते हैं। अभी लॉकडाउन है तो जॉब वाले काफी लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी बन रही है, काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है और उनकी सैलरी मिल रही है। लेकिन जापान जैसे देशों में छुट्टी जब होती है तो उसके लिए वो लोग हड़ताल करते हैं कि मेरे यहाँ छुट्टी क्यों हो गई, मुझे काम करना है और काम करके ही अपने जीवन को सार्थक बनाना। क्योंकि आपको पता है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इससे बड़ा कोई भी पूजा या किसी भी तरह की प्रार्थना नहीं होती है। जो काम ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और जो दायित्व दिया जाए उसका 100% निर्वहन कर दे, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जीवन में। और यही वजह है कि हम जो ये नेचर छोड़ रहे हैं, काम करने की प्रवृत्ति घट रही है, आराम तलबी जीवन जो जी रहे हैं, हर तरह के ऐशो आराम, कम से कम शरीर पर लोड पड़े, इसी के उपलब्धता में, इसी को प्राप्ति करने में जीवन का सारा समय बीत रहा है। और फाइनली जीवन इस बीमारी के चपेट में आ जाता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत में खासकर जीवन शैली की वजह से, जीवन शैली जिसमें हमने कहा जीवन जीने का तरीका बहुत गड़बड़ है, भोजन बहुत खराब है, स्पाइसी भोजन करते हैं, काफी कैलोरीफिक भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वर्कआउट नहीं करते। और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो जीवन शैली खराब होने की वजह से आज भारत को मधुमेह की राजधानी बना दिया। तो ये ध्यान रखना है, मधुमेह की राजधानी। तो ये ध्यान रखना है, द कैपिटल ऑफ डायबिटीज के रूप में भारत को याद किया जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट हमारे देश में आज पाए जा रहे हैं। और इसकी वजह से डायबिटीज जो सिंपल एक बीमारी, हमने लिखा है हेडिंग में कि मधुमेह गंभीर बीमारियों की जड़ है। इसके कारण आपके हार्ट अटैक की घटना, ब्रेन हेमरेज की घटना, बीपी का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर के प्रॉब्लम, सब कुछ क्रिएट हो जाते हैं सिर्फ ग्लूकोज बढ़ने से। अगर किसी को ग्लूकोज का प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उनको साल, 1.5 साल, 2 साल होते होते एक नई किडनी की आवश्यकता है, वो किडनी ढूंढना शुरू कर दें। अगर उनको जीवन बचाना है तो किडनी उनकी बहुत जल्दी खराब होने वाली, और किडनी जब तक सुरक्षित है तभी जीवन जी पाए। आजकल हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 में देख रहे हैं कि उनको, जिनको डायबिटीज है, बीपी है या किसी किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उनको ज्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है। जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ेगा, हमारा प्रतिरोधक क्षमता घटने लगता है, नींद की कमी आ जाती है, पसीने निकलते हैं शरीर से, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कब्जियत रहता है बना हुआ हमेशा। तो ये सब प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट करेगा, और इसकी वजह से इसको एक गंभीर बीमारी, इसको स्वीट पॉइजन कहा जाता है, कि मीठा जहर है जो धीरे 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 जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, इसको सिसक कर मरना कहते हैं। एक होता है कि तुरंत मौत आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को आप रेत कर मारे, सिसक कर मारे, तो वो ज्यादा कष्टदायी होता है, और यही डायबिटीज का एक बड़ा सिम्टम। अब यहां ध्यान रखना है कि डायबिटीज के चलते वर्ल्ड लेवल पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को ध्यान रखना है, जिसमें 2 डेट है, एक है 27 जून और एक है 14 नवंबर। और ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना, जो अक्सर पूछेगा, क्योंकि ये डायबिटीज जो है, हमने कहा बहुत बड़ी समस्या है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। तो यहां जो 27 जून है, इसको विश्व मधुमेह दिवस कहते हैं, विश्व मधुमेह दिवस, जबकि इसको
ये है राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, ये उल्टा हो गया है तो ध्यान रखना है 27 जून राष्ट्रीय मधुमेह दिवस। और 14 नवंबर जो ये है विश्व मधुमेह दिवस, तो ये ध्यान रखना है विश्व मधुमेह दिवस। ये 2 दिन मनाते हैं, ध्यान रखना। और क्यों? क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जागरूक करना जरूरी। इसमें सबसे ज्यादा हमारा जीवन शैली ही इसको बदल सकता और इस रूप से बचा सकता, इस समस्या से बचा सकता। तो भारत में 2 दिन राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, एक तो 27 जून को और 14 नवंबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो भारत में ज्यादा गंभीर समस्या, इसलिए भारत एक अलग दिन से इसको सेलिब्रेट करता है और वो 27 जून का डेट याद रखना। तो इतना जो पढ़ना था, ये हमारा पहला पार्ट था, इंडोक्राइन पार्ट, अंतःस्रावी भाग। तो ये अक्सर यहां से सवाल पूछा जाएगा। इसके बहुत सारे फीचर जो हैं, विशेषताएं हम इसके पहले क्लास में बता चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सेक्शन में। तो दूसरा सेक्शन हम इसको इधर मिटा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरा सेक्शन जो है वो इंडोक्राइन का पैनक्रियाज का दूसरा भाग। और पैनक्रियाज का जो दूसरा भाग है उसको ध्यान रखना। और पैनक्रियाज का दूसरा भाग हमने कहा था एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथ। ये सब हम बता चुके हैं, बाह्य स्रावी क्या होता है, अंतःस्रावी क्या होता है। तो बाह्य स्रावी भाग है। तो यहां पर 2 सेक्शन में बटा हुआ था पैनक्रियाज, एक एक्सोक्राइन पार्ट और एक इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट हम पहले बता चुके हैं, एक्सोक्राइन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है, इसी को कॉमनली एक नाम दिया गया है जो आपको ध्यान रखना। और जो नाम जो है इसको ए सीनी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ए सीनी। इसको क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब यहां पर क्या है कि ये जो पार्ट है, ये तो क्या कीना था, तो फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल काम है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर, उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन ये सीनी जो काम करता है, इसका जो फंक्शन है वो अलग है। और इसी फंक्शन को हम लोग पैनक्रियाज के पाचन संबंधित कार्य के रूप में देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, तो पाचन संबंधित कार्य करेगा। तो पाचन संबंधित कार्य जो भी होना है वो पैनक्रियाज के किस भाग से, तो एक्सोक्राइन पार्ट से। और एक्सोक्राइन पार्ट का नाम क्या है? एसिनी। तो ये ध्यान रखना, एसिनी के नाम से आता है। और एसिनी का काम क्या है? पाचन संबंधित कार्य। और पाचन क्रिया जहां भी होता है, जब भी होता है, तो एक विशेष द्रव, एक विशेष केमिकल की जरूरत होती है। उस केमिकल का नाम एंजाइम होता है। तो हमने कहा था कि जब भी एक्सोक्राइन पार्ट या एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई होगा तो एक ही काम करेगा, वो एक लिक्विड बनाएगा, वो लिक्विड एंजाइम होगा। मतलब यहां पाचन संबंधी जो कार्य होता है उसके लिए ये एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, हार्मोन कौन बनाता है, एंजाइम कौन बनाता है, हम सब बता चुके हैं। और जो एंजाइम बनता है यहां पर, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। और ये 3 प्रकार के एंजाइम मिल करके क्या क्या करेगा, तो काम करेगा पाचन का। और किसका पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। ये तीनों का पाचन पैनक्रियाज के एंजाइम के द्वारा होता है। तो कभी कॉन्सेप्चुअली पूछ दे कि पैनक्रियाज के पाचन संबंधी कार्यों में किस किस का पाचन होता है, तो तीनों कंपोनेंट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का भी और वसा का भी। अब ये 3 तरह के कंपोनेंट्स को पचाने के लिए 3 तरह के एंजाइम की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना। और 3 तरह के एंजाइम कौन कौन बनते हैं उसी को हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, जिससे आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला जो एंजाइम है 1 लिख चुके, तो यहां हम ए लिख रहे हैं। और ए का नाम है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन पहला एंजाइम। दूसरा एंजाइम जो है इसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये ध्यान रखना।
तो तीसरा ट्रिप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, और तीसरा सी जो है अस्टिएप्सिन। तो 3 एंजाइम। अब यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, आप लोगों में से कंफ्यूज कर रहे होंगे इसलिए कि हमने जो बुक लिखा है, बहुत सारे बच्चे जो आप वॉच कर रहे हैं इस क्लास को, वो बुक भी पढ़ते हैं। तो बुक में कुछ नाम मिलेगा, कुछ नाम नहीं मिलेगा, और हम अक्सर नाम चेंज करते हैं जब भी जरूरत पड़ता है। चेंज इसलिए करते हैं कि सभी नामों से आपका परिचय हो सके। नाम अपने आप में एक प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे हमने कल बताया था क्लास में कि नमकीन मिट्टी को केरल में कहा जाता है क्या? बताइए जल्दी। नमकीन मिट्टी को केरल में कहते हैं क्या? तो कहेंगे कल्लर मिट्टी। बिल्कुल राइट, बहुत सारा आंसर सही है। दूसरा हमने पढ़ा था कि रेगुड़ मिट्टी कहते हैं किसको? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, किसको? काली मिट्टी को। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और इसी तरह से करते रहिए। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे, बीपीएससी जैसे एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। कहीं से कोई अपने क्षमता पर कभी भी शक ना करे, अपने क्षमता पर बिलीव करे। बजरंगबली जैसा हम याद दिला रहे हैं आपको कि आप समुद्र लांघ सकते हैं। बीपीएससी जैसा ब्रिज है, उसके एग्जाम को पार करना आपके क्षमता के बस में। तो उसको सब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको निरंतरता बना, जैसे जैसे कहा जाता है उसको फॉलो करें। अब यहां ध्यान दें कि 3 तरह का एंजाइम, हमने कहा 3 तरह की चीजों को पचाने के लिए। तो यहां जो है एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और अस्टिएप्सिन। अब यहां पर एमाइलोप्सिन को एमाइलेज भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं एमाइलेज लिखता है, कहीं कहीं एमाइलोप्सिन भी लिखता है। तो कंफ्यूज नहीं करना, एमाइलोप्सिन लिखे एमाइलेज लिखे, बात एक ही है, ये ध्यान देना। ट्रिप्सिन पढ़े हैं, ट्रिप्सिन जानते होंगे आप लोग। और अस्टिएप्सिन का है दूसरा नाम लाइपेज है, तो ध्यान रखना ये लाइपेज है। अब होता क्या है कि एमाइलोप्सिन या इसी का दूसरा नाम एमाइलेज भी है, एमाइलेज, ये ध्यान रखना। अब ये क्या करेगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। तो पहला तो ध्यान रखना कि पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट से एमाइलोप्सिन या एमाइलेज के द्वारा क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है। और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो होता है, यहां पर स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और हम पढ़े हैं कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो यहां पर पाचन क्रिया कार्बोहाइड्रेट का किया किसकी मदद से? एमाइलोप्सिन या एमाइलेज की मदद से। अब यहां दूसरा जो है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन काम करता है 2-3 चीज पर, जिसमें सभी प्रोटीन का ही फॉर्म। ये प्रोटीन अगर कुछ बचा हुआ है जो पाचन होकर के पहुंचा है यहां, तो प्रोटीन हो सकता है, प्रोटियोजेज हो सकता है, प्रोटीन का ही छोटा रूप है, और या पेप्टोन हो सकता है। ये हमने पढ़ा था कि जब अमाशय पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो पाचन होते पहुंचा है यहां पर, ड्यूडेनम में सब काम हो रहा है। क्योंकि ड्यूडेनम से पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है तो ऊपर से पचता रहा है। तो अगर कोई प्रोटीन बचा हुआ है तो या प्रोटीएजेज है या पेप्टोन है, तो होगा क्या कि यहीं पर ये काम करेगा कौन? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन काम करके इसको बदल देगा 2 चीज में, या तो पेप्टाइड बना देगा और नहीं तो फाइनली एमिनो एसिड में तोड़ देगा। और यही फंक्शन यहां प्रोटीन के पाचन से जुड़ा हुआ। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट बच गया, यहां प्रोटीन बच गया। अब बच गया अस्टिएप्सिन। इसी का दूसरा फॉर्म जो है, इसी को लाइपेज भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लाइपेज दे या अस्टिएप्सिन दे, बात एक ही। और पढ़ाए होंगे, हम बताए होंगे इंटेस्टाइन में कि लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है। और वसा में इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड मतलब जिसका काम पीत के द्वारा हो चुका है। हमने पढ़ा था कि पीत में लवण है और पीत में बाइल पिगमेंट भी है। तो लवण जो होता है वो वसा को तोड़ देता है। कोई बता सकते हैं कि पीत में कौन सा लवण होता है? वाइल में कौन सा साल्ट पाया जाता है? जल्दी बताएं,
और एकदम ध्यान रखें, यही सब सवाल पूछेगा एग्जाम में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में। तो वाइल में जो साल्ट होता हमने कहा था वाई कार्बोनेट साल्ट होता है, बेकिंग सोडा हमने कहा था। तो बाई कार्बोनेट साल्ट की वजह से इमल्सिफाई होता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो जब इमल्सिफाई हो जाता है तो ये लाइपेज क्या करेगा, तो जो इमल्सिफाइड फैट्स है वसा, इस फैट्स पर काम करके इसको चेंज कर देगा दो चीज में। एक का नाम हो जाएगा फैटी एसिड और दूसरा जो हो जाएगा ग्लिसरॉल। तो इतना काम हो जाएगा तो समझ लेना है कि पैनक्रियाज का काम कंप्लीट हो गया। और यहां पर आपने देखा कि ऊपर वाला पार्ट हार्मोन बना करके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दिया और दूसरा जो पार्ट है वो एंजाइम बना करके पाचन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर दिया। और इस रूप में ये महत्ता दिखती है कि पैनक्रियाज एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीवन को संचालित करने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, जो शरीर में दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रंथि है, जबकि मिक्स्ड ग्रंथि के तौर पर लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ध्यान रखना है, ये सब हमने आपको बताया। और यहां पर आकर के पाचन संबंधित जो अंग था वो हमने पूरा आपको बता दिया, एक एक करके मुंह से लेकर ये पैनक्रियाज तक हमने पढ़ा। अब पाचन से संबंधित जीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसको हम आपके सामने डील करेंगे और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में वो पार्ट पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं पाचन अंगों से संबंधित या पाचन क्रिया से संबंधित कुछ और जो सेक्शन है वो, और तब जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक नया टॉपिक और नए अंगों को लेकर आपके सामने आऊंगा बायोलॉजी के अंतर्गत। और जल्दी ही सिस्टमेटिकली आपका डेली रूटीन के आधार पर एक विषय सिस्टमेटिकली पर डे क्लास के रूप में जल्दी ही ऑनलाइन शुरू होने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और बहुत जल्दी ही ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सिस्टम आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए अब जो हम लोग देखेंगे पाचन में वो देखना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेना और इससे काफी चीजें आपको जीएस में पूछी जाएगी। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एनआर कहा जाता है इसको, पोषण का जरूरत। और पोषण की जरूरत ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शरीर की उपयोगिता है। एक शरीर को संचालित होने के लिए, इंटरनली और एक्सटर्नली फंक्शन करने के लिए, कि अंदर में जो क्रियाएं हो रही है और जो शरीर बाहर क्रिया करेगा, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको प्रतिदिन जितना उसको नीड है ऊर्जा की, उस ऊर्जा को हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं कि कितना एनर्जी चाहिए ताकि वो अपना संचालन कर सके। क्या क्या, तो शरीर का इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ध्यान रखना है कि शरीर की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए या तो शारीरिक काम हो, फिजियोलॉजिकल वर्क हो अंदर का, या बाहर का कोई फिजिकल वर्क हो, ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए जितनी तरह की ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, वही उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ये ध्यान रखना है। अब ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कई चीजों पर डिपेंड करता है। हम जब शारीरिक आंतरिक बात करें तो हम बोल रहे हैं तो माउथ का मूवमेंट है, ध्वनि निकल रही है, पूरा शरीर का फंक्शन काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, सबके लिए ऊर्जा चाहिए। इवन कि हम सोए रहते हैं, हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, पोषक तत्व इधर से उधर जा रहे हैं, जो भोजन लिए उसको पचाया जा रहा है, उसका श्वसन क्रिया के द्वारा सांस को लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, उत्सर्जन के द्वारा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है। तो इन सब में एनर्जी चाहिए। इवन कि सोए भी रहते हैं तो भी ऊर्जा चाहिए। तो ये सभी ऊर्जा, या हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, या कोई काम ही कर रहे हैं, सब में एनर्जी चाहिए। तो ये प्रतिदिन का कितना एनर्जी चाहिए, इसी को हम प्रतिदिन जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहेंगे। मतलब क्या है, ये सिंपली समझना है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शरीर के दैनिक ऊर्जा की जरूरतों को बताता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि इस ऊर्जा से
इस ऊर्जा से शरीर के अंदर तथा शरीर के बाहर शरीर द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना कि ये डेली एनर्जी का नीड है, प्रतिदिन कितना एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किसके लिए चाहिए, तो शरीर के आंतरिक कार्य के लिए जो शरीर में स्वतः चल रहा है जब तक जीवन है, और दूसरा जो शरीर बाहर रूप में काम करेगा, हम ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी खेल रहा है, तो उसके लिए एनर्जी कितना चाहिए, तो डेली का रिक्वायरमेंट है। और उसी रिक्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड जो कर रहा है, इसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो ध्यान रखना, इसको दर्शाने के लिए एक यूनिट का प्रयोग होता है जिसको किलो कैलोरी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको किलो कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रखना कि ये किलो कैलोरी से व्यक्त होता है कि कितना कैलोरी प्रतिदिन चाहिए किसी को। तो जो प्रतिदिन किलो कैलोरी चाहिए वही उसका क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ये कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऊर्जा की जरूरत होगी, जिसमें जो फैक्टर है वो ध्यान रखना है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको पूछ देगा कि एक व्यक्ति के दैनिक ऊर्जा की जरूरतों को निर्धारित करता है डैश, ऑप्शन देगा 3-4। तो जब ऑप्शन देगा तो आपको ऑप्शन पर ध्यान देना कौन कौन सी चीजें हैं। तो जो चीजें हैं फैक्टर को डिसाइड करने वाला, उसको ध्यान रखना। अब वो क्या है तो ध्यान दें। तो पहला जो है, एक जो है वो है, पहला तो एज, उम्र, दूसरा है सेक्स, तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और अंतिम में एक है जिसको फिजिकल कंडीशन कहते हैं, फिजिकल कंडीशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऊर्जा के रिक्वायरमेंट को बदल देते हैं। जैसे उम्र एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक उम्र में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बच्चे का रिक्वायरमेंट ऊर्जा का सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी एक चाइल्ड को ही चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में है और उसका बॉडी का डेवलपमेंट का काम चल रहा है बहुत तेजी से। जब तक वो युवा नहीं हो जाता है तब तक फास्ट ग्रोथ के साथ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और किसी भी चीज को निर्माण करना होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जब इस रूप में देखें तो ध्यान देना है कि ये जब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट की बात आती है तो ये ऊर्जा का रिक्वायरमेंट एक चाइल्डहुड स्टेज में सबसे ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है, चाइल्डहुड में सर्वाधिक होता है, जबकि ओल्ड स्टेज में सबसे कम होता है। ओल्ड स्टेज में सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ऊर्जा सबसे कम किसको चाहिए, तो बुजुर्गों को चाहिए, क्योंकि लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ है, उनके जीवन में अब कोई निर्माण नहीं होना, अब वो एक सीमित पैमाने पर जीवन को जी रहे हैं। अब यहां चाइल्डहुड में सर्वाधिक और ओल्ड स्टेज में सबसे कम। जबकि ये ध्यान रखना है कि एक मेल को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मेल को ज्यादा, जबकि फीमेल को कम एनर्जी चाहिए। हमने कहा था कि सेक्स भी प्रभावित करेगा। मेल और फीमेल में रिक्वायरमेंट अलग है। मेल में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा काम का प्रेशर होता है, तो उस रूप में उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि फीमेल को कम एनर्जी चाहिए। अब यहां ध्यान देना है कि जब हम सीजन की बात करते हैं तो सीजन जो होता है वो अलग अलग होता है। और सीजन में नॉर्मली जब सीजन की बात करेंगे, जो यहाँ फिजिकल कंडीशन दिया गया, बाहर का स्थिति कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो जब आप सीजन की बात करेंगे तो ध्यान रखना है
कि विंटर सीजन में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि समर सीजन में कम ऊर्जा चाहिए। ये ध्यान रखना है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये सब पॉइंट पूछा जाएगा, कब एनर्जी ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए। तो एक बच्चे को ज्यादा चाहिए, बुजुर्ग को कम चाहिए, एक पुरुष को ज्यादा चाहिए, महिला को कम चाहिए, जाड़े में ज्यादा एनर्जी चाहिए और गर्मी में कम एनर्जी चाहिए। पूछता है एग्जाम में कि जाड़े के दिनों में ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जाड़े में बाहर का टेम्परेचर कम है और बॉडी को 37 डिग्री पर मेंटेन करना है, और इसी के चलते हम लोग को स्वेटर पहनना पड़ता है, जैकेट पहनना पड़ता है, ताकि बॉडी से हीट बाहर ना निकले। और भोजन भी ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी को मेंटेन करना। देखते हो कि जाड़े में भूख ज्यादा लगती है, गर्मी में भूख कम लगती है। तो जाड़े में भूख लगने का वजह क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा के लिए भोजन लेना पड़ेगा ज्यादा। तो ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि इसके अलावा एक चीज ध्यान देना है कि एक प्रेग्नेंट लेडी या मिल्क फीडिंग कराने वाली महिला, ये ध्यान रखना। कोई गर्भवती महिला हो, एक महिला जो दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, तो इनको नॉर्मल से ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहां पर प्रेग्नेंट लेडी में एक एक्स्ट्रा बच्चे का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू इनको ज्यादा चाहिए। मिल्क फीडिंग हो रहा है तो उसमें भी मां का एनर्जी बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, तो मां और बच्चे दोनों को एनर्जी चाहिए। इसके कारण से एक प्रेग्नेंट लेडी में या लैक्टेटिंग लेडी में जो मिल्क फीडिंग करा रही है, स्तनपान का काम कर रही है, तो उनमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अब एनर्जी के रिक्वायरमेंट की बात आ गई, तो ध्यान रखना है कि एनर्जी के रिक्वायरमेंट को हम अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको 3 टर्म में हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें पहला टर्म जो है उसका नाम है BMR, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। दूसरा जो है उसको BMR, इसके अलावा एक है जो आपको ध्यान रखना है, BMR के अलावा दूसरा जो एक मेजरमेंट का तरीका है उसका नाम है RMR, और तीसरा जो टर्म है उसका नाम है AMR। तो ये 3 टर्म आपसे अक्सर पूछ देगा एग्जाम में, जीएस में, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, जो आपने पढ़ा है उसी का हम मापन करने का तरीका हमने बताया कि शरीर की ऊर्जा की क्या रिक्वायरमेंट है और किन किन कंडीशन में रिक्वायरमेंट होती है, कब ज्यादा है कब कम है, किसको ज्यादा है किसको कम है। तो ये ध्यान रखना, और इसी को आपको ध्यान देना है आपको, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो BMR को बेजल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो पहला हो गया बेजल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा जो टर्म है उसका नाम रूटीन मेटाबॉलिक रेट है। दूसरा जो है रूटीन मेटाबॉलिक रेट है। पहला BMR, दूसरा RMR, और तीसरा एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। तो 3 तरह के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। एक कंडीशन को BMR के रूप में मेजर करते हैं, दूसरा को RMR के रूप में, और एक को AMR के रूप में। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऊर्जा की रिक्वायरमेंट। एक खिलाड़ी को एनर्जी जो चाहिए उसकी एनर्जी का रिक्वायरमेंट अलग है, जबकि एक आदमी जो ऑफिस जाता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और एक आदमी जो घर में बिना काम के बैठा रहता है, किसी काम का नहीं होता है, निकम्मा होता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग। तो ये कितना है और BMR, RMR और AMR का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग को देखना है के करके। तो अब यहां पर इन तीनों को डिसाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि ये BMR, AMR और RMR का क्या मीनिंग। तो इन्हीं तीनों को देख लेना है, जो बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान दें इसको, और उसमें हम पहला आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है BMR। पहला जो है वो BMR है। BMR जिसको बेजल मेटाबॉलिक रेट कह रहे हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या है ये। तो पहला तो हमने बता दिया कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट बता रहा, एक खास कंडीशन। और बेजल मतलब बेस होता है, बेस मतलब आधार, आधार मतलब इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ये सबसे कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि BMR, RMR और AMR में सबसे कम वैल्यू किसका है, BMR का। तो ये ध्यान रखना है, ये सबसे कम ऊर्जा का मान है, सबसे कम इन तीनों में, BMR, RMR और AMR में, मतलब सबसे कम है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। अब ये BMR होता क्या है, तो BMR जो होता है वो एक खास कंडीशन में, खास कंडीशन का मतलब कि एक व्यक्ति भोजन किया हो और भोजन करने का समय के बाद 10 से 12 घंटे बीत चुका हो। क्या कहा हमने, भोजन किया हो और भोजन हो जाने के बाद 10 से 12 घंटे बीत चुका हो। अगर इतना के बाद वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, हिल डोल भी नहीं रहा है, लेटा हुआ है, इवन कि उसके शरीर में पाचन की क्रिया भी नहीं हो चुकी, 10 घंटे पहले जो भोजन किया वो ऑलरेडी पच चुका है, पाचन क्रिया भी अंदर नहीं हो रहा, तो एक ऐसा शारीरिक स्थिति जिसमें शरीर के अंदर या बाहर कोई काम नहीं हो रहा हो, एकदम शिथिल अवस्था में हो, सेडेंटरी मोड में हो, एकदम रुका हुआ हो, एक नॉर्मल सिर्फ इतना ही काम हो रहा हो कि जीवन चल रहा है, सांसें चल रही है, ब्लड दौड़ रहा है, दिमाग सोए सोए सोच सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं हो। इवन कि हमने कहा शरीर में पाचन करने के लिए भोजन भी नहीं हो। अगर इस कंडीशन में उस व्यक्ति का डेली का एनर्जी काउंट किया जाए तो वही एनर्जी सबसे कम वैल्यू बताएगा, और उसी का नाम क्या होगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट कहलाए। मतलब जब शरीर कोई भी काम नहीं करता और उस स्थिति में हम ये रेट लें कि कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो वही वैल्यू हमको क्या बता देगा, BMR बता देगा। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन लगा हुआ है ये एक खास क्लाइमेट के लिए लगा हुआ है, और एक क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट एक वार्म क्लाइमेट के लिए, ये ध्यान रखना, मतलब गर्म जलवायु के लिए। तो ध्यान रखना है कि गर्म जलवायु में जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा हो, इवन कि उसके शरीर में भोजन की पाचन क्रिया भी नहीं हो रही हो, और तब उस कंडीशन में दिन भर का एनर्जी का रिक्वायरमेंट निकाला जाए, तो जो एनर्जी जरूरी होगा उसको जीने के लिए वो क्या कहलाएगा, BMR कहलाएगा। तो क्या कब लेना होगा, तो 10 से 12 घंटे भोजन करने के बाद लेना होगा। तो ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि उस दौरान वो व्यक्ति किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, चल फिर नहीं रहा होगा, घूम नहीं रहा होगा, उठ के बैठ कर इधर घूम फिर, कोई काम नहीं कर रहा हो। जब फिजिकल एक्टिविटी ना हो, वार्म क्लाइमेट हो, इवन की पाचन क्रिया नहीं हो रही, भोजन करने के कब, 10 से 12 घंटे बाद, और उस स्थिति में जो एनर्जी चाहिए वह इसका क्या है, BMR। अब ध्यान रखना है कि BMR एक मैन के लिए जो होता है वो 1600 किलो कैलोरी होता है एक मैन में। ये ध्यान रखना है, कितना होता है, 1600 किलो कैलोरी होता है। तो ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं में ये थोड़ा सा कम होता है, और ये वुमेन में मेन की तुलना में 5% कम होता। इसमें वुमेन में, चूंकि हम शुरू में ही बताए थे कि वुमेन में मैन की तुलना में कम एनर्जी चाहिए, तो BMR अगर मैन का 1600 है तो वुमेन का 1600 से 5% कम होगा। किस कंडीशन में होगा,
तो वार्म क्लाइमेट में होगा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इवन कि हमने कहा पाचन में नहीं हो, मतलब शरीर में भोजन नहीं हो जिसको पचाया जाए। भोजन करने के 10 से 12 घंटे, तो कभी कभी पूछ देगा कि बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट मेजर किया जाता है भोजन के कितना देर बाद, तो 10 से 12 घंटे बाद। और उस स्थिति में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, बीएमआर कहलाएगा। तो इतना ध्यान रखना है जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो ध्यान रखना है बीएमआर के बारे में। अगले जो क्लास आएगा बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग ये तीनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर 1600 कैलोरी होगा, किलो कैलोरी नहीं होगा, ध्यान रखना है 1600 कैलोरी। तो 1600 कैलोरी बीएमआर होता है मैन का और 5% उससे कम होता है वोमेन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज यहां पर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। वीडियो को जो देखते हैं अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए ताकि हम लोग इस फैमिली को, इस टीम को बड़ा कर सकें, ताकि पढ़ने में मजा आए, देश के निर्माण में हम अपना अपना योगदान दे सकें और अपने अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन कर सकें। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पूरी तरह से मस्त रहें, बिल्कुल चिंता ना करें, तनाव को आसपास फटकने भी ना दें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जीवन में हंसने से अच्छा कोई अनुभूति नहीं है। तो चलिए इस देश के प्रति एकजुटता को बनाए रखने के लिए एक बार बोलिए, देश के लिए जय हो मैया की। थैंक यू, फिर मिलते हैं।